हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज त्रिशित सहार, मैं ट्रैवल व्लॉगर। और आज हम जा रहे हैं पुणे एक शॉर्ट राइड पे ऑन आवर न्यू स्क्रैम्बलर 400X। और अभी मेरा इनिशियल राइड एक्सपीरियंस मैं दूंगा। अभी तक मैंने थोड़ा बहुत सिटी में चला है, अराउंड 200 किलोमीटर्स, तो उस बेसिस पे मैं थोड़ा सा राइड इंप्रेशन देने वाला हूँ। और चलो फटफट निकलते हैं और आपको मोटो व्लॉग में बोलते हैं इसके इनिशियल राइड इंप्रेशंस कैसे रहेंगे। अभी जा रहे हैं पुणे। So yeah, right now the time is around 6:37 और पुणे हिंजवड़ी पहुंचने का टाइम दिखा रहा है 7 o'clock, सॉरी 9 o'clock। क्या ही पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, 9:02, 2 hours 25 minutes। बहुत टाइम बाद हम लोग ओल्ड हाईवे पे जा रहे हैं बाइक लेके, सो दैट विल बी फन। एंड ये मैंने नया हेलमेट लिया है एक्सॉर का, DC जोकर वो वाला हेलमेट है। सो बढ़िया लगता है दिखने में। अभी इसे मैंने जस्ट कल ही थोड़ा जल्दी में सेटअप किया है, व्लॉगिंग सेटअप। सो आई डोंट नो कैसा रहेगा, लेट्स सी। आई होप व्यू बराबर आ रहा है, साउंड बराबर आ रहा है। वो तो मुझे पोस्ट एडिट में पता चलेगा साउंड का, जो कि बहुत प्रॉब्लम करते हैं GoPro, बट या लेट्स सी। Anyways, so we have done around 230 kilometers here or on this bike actually. और initial impression is भाई refined engine man, engine is too refined man, crazy। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि 6th गियर पे मैं जब 80-100 पे चलाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि रेव रेंज थोड़ा और ब्रॉड हो सकता था। हमेशा मुझे लगता है कि यार एक और मुझे शायद 1 अप करना पड़ेगा 7th गियर, ऐसा लगता है मुझे। पता नहीं वो सिर्फ मेरे लिए है कि सबको ऐसा फील होता है, बट या ऐसा लगता है कि गाड़ी और खींचेगा आफ्टर 80-100 ऑन 6th गियर। सो RPM तब अराउंड 6000-7000 के आसपास रहता है, जबकि वो 10,000 पहुंच जाना चाहिए था। बट एनीवेज, थोड़ा सा रेवरेंस शॉर्ट है इसका। ओके, फर्स्ट चीज़ तो वो है इंजन को लेके। दूसरी बात, इंजन रिफाइनमेंट बहुत क्रेजी है इसका। बेस्ट पार्ट इंजन का ये है कि भाई ये कहीं भी पुल कर सकता है। अगर मैं 5th गियर पे भी अगर 40-50s में चलाऊँ, ऐसा थ्रॉटल खोलते पुल करेगा वो। हाँ, स्टॉलिंग मैंने देखा नहीं एक्चुअली, स्टॉल बहुत कम होता है मैन, क्रेजी रहता है वो चीज़ कि मैं 6th गियर पे हूँ बट स्टिल ये 30 चल रहा है, 30-40 ईजीली चल रहा है विदाउट स्टॉलिंग। और वहाँ से पिकअप भी बहुत बढ़िया ले रहा है। सो इंजन इन दैट वे इट्स अ गुड थिंग। ट्रायम्फ और बजाज का एक साथ है, बट मैंने KTM और डोमिना दोनों चला है, एकदम बहुत अलग फीलिंग है। मुझे नहीं लगता कि उनके इंजन कुछ शेयर हुए हैं, ये इसका खुद का ट्रायम्फ ने अलग ट्यूनिंग करके दिया है। सो बजाज नहीं बुलाना, क्योंकि ट्रायम्फ का रिफाइनमेंट है इसमें भाई, बजाज से ज़्यादा रिफाइंड है। ओके, महाराष्ट्र में अभी भाई बहुत लो टेम्परेचर्स चल रहे हैं। ये नवी मुंबई टू पुणे के रूट में ही आई थिंक आराम से इस टाइम पे तो 15 to 16 डिग्रीज तो होगा ही भाई। ठंडी तो लग रही है, लो में तो भाई 11 तक जा रहा है, 10-11 डिग्री तक जा रहा है इस वक्त। ठंडी मस्त गिरी है इधर। अभी मैं 6th गियर पे हूँ और ये अराउंड 5000 RPM ही टच कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी और आगे जाएगी। जैसे 6th गियर के बाद फिर लगता है यार एक और गियर, फिर नीचे देखता है 6 तो पहुँच ही गए हम इजीली। ये रेशियो शॉर्ट है बट इट्स स्टिल फाइन, मज़ेदार इंजन है भाई। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बोलेंगे एर्गोनॉमिक्स के बारे में, राइट ऑफ द बैट जो लोग एक्चुअली इसको रिजेक्ट कर रहे हैं वो बस एक ही मेन रीज़न है, वो है इसका सीट हाइट। 835 mm सीट हाइट, मतलब इट्स टू टॉल। ओके, माई हाइट इज़ अराउंड 5'6" और मैं इजीली इसको चला पा रहा हूँ, मैं इतना बोल सकता हूँ भाई। हाँ, इसके लिए मैं बस एक चीज़ कर रहा हूँ कि मेरे पास जो राइडिंग बूट्स है, फ़िलहाल तो मैं वुडलैंड का यूज़ कर रहा हूँ। उसमें थोड़ा ऊंचा है वो बूट, तो थोड़ा हेल्प हो जाता है। मतलब मेरा हाफ लेग तो टच हो रहा है, मतलब टिपटो नहीं हो रहा, टिपटो से ज़्यादा ही टच हो रहा है दोनों पैर एक साथ। टिपटो तो नहीं हो रहा, टिपटो से ज़्यादा ही टच हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा स्लिम प्रोफाइल है ये सीट के यहाँ पे ना, थोड़ा स्लिम प्रोफाइल है, तो स्लिम प्रोफाइल की वजह से पैर टच हो जाता है इजीली। कोई टेंशन तो नहीं है भाई, 5'6" वाले चला सकते हैं, 5'5" वालों का टिपटो होगा, बट इट्स ऑल अबाउट स्किल ब्रो। मतलब आई डोंट थिंक कि सीट हाइट कुछ बड़ा चीज़ होना चाहिए।
आपके बाइक लेने के डिसीजन में। हाँ, अगर दोनों पैर टच ही नहीं हो रहे देन दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो। बट अगर थोड़ा टिप टॉप भी हो रहा है, एक पैर भी टच हो रहा है, तो भी इंसान चला ही सकता है, उसका कोई इशू नहीं होता। बाइक हल्का है एक्चुअली, इसको आगे पीछे करने में, पार्किंग में और ऐसे मैन्यूवर करने में बहुत हल्का बाइक है, तो मैनेज हो जाता है सीट हाइट। और वैसे ही मैं पार्किंग उल्टा करके रखता हूँ, मैं कभी भी इसको पीछे खींचने का स्कोप रखता नहीं ज़्यादा। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसको रिवर्स पार्क करके रखता हूँ सो दैट मैं इजीली निकल सकूँ। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है भाई, वही फॉलो करना है, एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा वो आपको। एकदम पोजीशन बढ़िया है, मतलब कंप्लीट अपराइट नहीं बोलूँगा, हल्का सा नीचे जाता है। हैंडल बार है वो हल्का सा नीचे जाता है। अगर आप एक्सी लेते हो तो उसमें हैंडल बार राइजर्स के साथ आता है, ठीक है। बट मेरे हाइट के लिए ठीक है। अगर आई थिंक कोई अगर 6 फीट हुआ तो शायद उसको थोड़ा ऐसा नीचे लगे हैंडल बार। मेरे हाइट के लिए ठीक है। अब मेरे हाइट के लिए ऐसा है कि ये हैंडल बार मेरे को काफ़ी स्पोर्टी रखता है, मतलब एंगेज रखता है कि थोड़ा ऐसा नीचे हल्का सा झुक के चलाओ, तो ये सही एंगेज रखता है मेरे को। पर एकदम अपराइट ऐसा रहेगा ना, एक पॉइंट के बाद बोर हो जाता है और मेरे शोल्डर्स भी पेन होना शुरू होता है अपराइट में। पता नहीं कि मुझे अपराइट में ज़्यादा पेन होता है शोल्डर, बट या थोड़ा ऐसा नीचे ऐसा रहेगा ना तो ऐसा लगता है कि लेग्स थोड़ा भगाते यार, एंगेज्ड फील होता है एक्चुअली गाड़ी। फुट पैक्स भी सीट के नीचे है, ज़्यादा पीछे नहीं है, आगे भी नहीं है, एकदम सीट के नीचे है। परफेक्ट स्क्रैम्बलर राइडिंग पोजीशन, खड़े होकर भी चला सकते हो। अभी मैं खड़ा नहीं होऊंगा, कुछ ऑफ रोड पैच होगा तब मैं खड़ा होकर दिखाऊंगा कि कैसे पोजीशन में इसमें जा सकते हो, क्योंकि अभी पिलियन है पीछे। हाँ, पिलियन का भी एर्गोनॉमिक्स अच्छे है, सीट अच्छे है, तो पिलियन का रिव्यू पिलियन खुद देंगी कुछ टाइम बाद। और अभी हम लोग 80 के स्पीड में क्रूज़ कर रहे हैं 6th गियर पे। सो या लॉन्ग राइड्स के लिए एर्गोनॉमिक्स बढ़िया है, मुझे तो अच्छा लगा। और हाइट की वजह से इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत बढ़िया है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर टूरिंग एस्पेक्ट्स, क्योंकि टूरिंग के लिए अभी तक तो मैंने लॉन्ग टूरिंग कुछ किया नहीं है, ये पहला राइड रहेगा मेरा, क्योंकि मैंने लिए आई थिंक 4 to 5 डेज़ ही हुआ रहेगा हार्डली। तो ये पहला राइड है जिसमें मैं एक्चुअली टैंक बैग वगैरह लेके जा रहा हूँ। तो फिर टूरिंग का रिव्यू बाद में करेंगे, बट एक इनिशियल एस्पेक्ट्स देखा जाए तो ये स्क्रैम्बलर पर आप टूर कर सकते हो, बिकॉज इसके साथ एक्चुअली में सारे एक्सेसरीज़ आते हैं। इसका जो रैक हो गया, सैडल स्टेज हो गया, वो सब कुछ इसके लिए बनता है। और इसका हाइट अच्छा है, तो फिर अगर आप रैक रखोगे तो इसका सस्पेंशन में कुछ स्ट्रेस नहीं आएगा। जैसे कि अगर स्पीड 400 देखते हो, उस पर अगर कुछ रैक वैक लगाते हो तो उसके सस्पेंशन में थोड़ा इशू आ सकता है, क्योंकि वो है नीचे गाड़ी, इतना स्ट्रॉन्ग चैसी नहीं है उसका जितना स्क्रैम्बलर का है। इंजन सेम है बस, पर बॉडी बहुत अलग है। स्पीड 400 में मैंने चलाया, आप चाहिए तो मेरे चैनल पे देख सकते हो, उसका भी रिव्यू है मेरे पास। और ये टूरिंग देखा जाए तो इसका बैक रैक आता है, मेटालिक टैंक है, सो ये मेरा मैग्नेटिक टैंक बैग इसमें लग गया इजीली। साइकिलिंग, लेट्स गो। आई कैन पुट टॉप रैक एंड टॉप बॉक्स, सैडल स्टेज भी लग जाते हैं इसके, तो टूरिंग तो बढ़िया। हाँ, एक और चीज़ है कि इसका विंड स्क्रीन मैंने अब तक लगाया नहीं है। विंड ब्लास्ट आ रहा है, पता चल रहा है कि 80 तक टॉलरेबल है। आई थिंक 100 के बाद थोड़ा सा विंड ब्लास्ट ज़्यादा लगता है। उसका जो ट्रायम की तरफ से विंडशील्ड आता है वो थोड़ा छोटा है, तो उसको एक्सटेंडर लगा के चला सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगा एक टूरिंग लगाऊँगा मैं एक्चुअली टूरिंग विंडशील्ड लगा के देखूँगा कैसा रहेगा। उस टाइम पे उसका वीडियो बनाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। जो इतना ऊपर तक रहेगा तो आई गेस विंड ब्लास्ट हेलमेट के ऊपर तक जाना चाहिए, चेस्ट तक नहीं तो एटलीस्ट। वी के लिए इनिशियल इम्प्रेशंस मुझे लग रहा है कि भाई मज़ा आएगा, भाई इस पर टूर करने में तो मज़ा आएगा। पावरफुल इंजन है, रिलायबल इंजन है, रिफाइंड है। अब रिफाइनमेंट की बात करेंगे टूरिंग में भी, तो लंबे टाइम बाद मैंने इसको एक्चुअली 2 घंटा कंटिन्यू चलाया भी है यहाँ से मुंबई वगैरह में, बट बीच बीच में थोड़ा सा ट्रैफिक था। तो उस केस में देख सकते हैं कि जो वाइब्रेशंस है, ऑल दोज वाइब्रेशंस आर नॉट दैट 80 to 100। जैसे आप 7000 RPM के ऊपर जाते हो, 120 के ऊपर चले जाते हो, तब
वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट तो भाई सिंगल सिलेंडर तो होगा ही, ठीक है, पर जब आप टूरिंग स्पीड पे हो ना, अराउंड 80-85 आराम से 5000-6000 RPM में, तब भाई बहुत रिफाइंड है यार। मतलब डुअल सिलेंडर से तो मैं कंपेयर कर नहीं सकता, सिंगल सिलेंडर्स की बात कर रहा हूँ तो फिर उसमें बहुत बहुत रिफाइंड है यार। मज़ा आ गया। RR310 मैंने चलाया है, हिमालयन स्क्रैम वगैरह चलाया है मैंने, मतलब ओन किया है ये दोनों, FZ वगैरह सब ओन किया, पर ये सबसे ज़्यादा स्मूथ लगा उसमें से। बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं तो फिट एंड फिनिश बढ़िया है, पेंट क्वालिटी बहुत अच्छा है इसका। आपने तो स्टार्टिंग में देखा रहेगा पेंट, मतलब मैंने जितने भी स्विचेस वगैरह दिखाया है इसके पहले वाले वीडियो में। ओह, यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स कब आया? नया खुला है लगता है ये। बढ़िया यार, ओल्ड हाईवे में मैकडॉनल्ड्स नया नया खुला लगता है, क्योंकि इसके पहले तो कभी नहीं था भाई। इतने बार गया हूँ मैं ये मेरे लाइफ का 30-40 हज़ार किलोमीटर इधर का ही है, मुंबई पुणे मुंबई पुणे मुंबई पुणे नाइस, ठीक है। तो बिल्ड क्वालिटी तो बढ़िया है, कहीं से भी खटर खुटर आवाज़ नहीं है, और कुछ नट बोल्ट हिले हुए नहीं है, वायर्स एक्सपोज नहीं है, एकदम चुम्मेश्वरी दिखती है बाइक यार, बहुत बढ़िया दिखता है। मैं गुरिल्ला लेने का प्लान कर रहा था, पर गुरिल्ला में थोड़ा बिल्ड इश्यूज़ है, वाइब्रेशन ज़्यादा है, उसका गियर बॉक्स क्लटर फील होता है, क्योंकि मैंने टेस्ट राइड लिया था। बेस्ट पार्ट इसका पेंट क्वालिटी है, वाइट कलर है तो मुझे इसको PPF करवाना है, देखते हैं क्या किया जा सकता है उस डिपार्टमेंट में। इसका जो सीट में समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, क्योंकि अभी तक मैंने 3-4 घंटे वाला लंबा राइड तो किया है नहीं, तो सीट मुझे अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि ये ना ज़्यादा फर्म है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, बैलेंस्ड सीट है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद 2-2.5 घंटा या फिर 100-150 किलोमीटर बाद 5-10 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा, नहीं तो पेन हो जाएगा बम में। वो एक चीज़ है कि ये सीट सॉफ्ट तो 100% नहीं है, ठीक है, सॉफ्ट तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ा हार्ड साइड पे है। अगर मैं बैलेंस पकड़ूँ, बैलेंस से थोड़ा आगे हार्ड की तरफ जाता है, एकदम हार्ड भी नहीं जैसे KTMs वगैरह पे हो गया, एकदम हार्ड नहीं, बट टूवर्ड्स हार्डर साइड। सो लॉन्ग राइड्स पे थोड़ा रुकना पड़ेगा, बट वो भी अच्छा है, एकदम सॉफ्ट होने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एकदम सॉफ्ट होता है ना तो फिर नम हो जाता है बहुत जल्दी, फिर पेन शुरू हो जाता है। इस पर आप चाहिए तो हल्का सा एक लेयर आप जेल सीट लगा सकते हो, अगर जेल सीट वगैरह लगाते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पर भाई सीट हाइट वैसे ही ऊपर है, जेल सीट लगाओगे और ऊपर हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो मैनेज करना पड़ता है। और एक और चीज़ अच्छा है कि पिलियन और राइडर दोनों का सीट क्वालिटी एक्चुअली दोनों सेम है, ऐसा नहीं कि पिलियन को एकदम छोटा सीट हो या फिर पतला सीट हो, बिल्कुल वैसा नहीं है। पिलियन को भी एम्पल ऑफ स्पेस दिया इन लोगों ने सीट में, और राइडर्स को भी सीट में ऐसे मूव करने का, ऐसे पीछे जाके आगे करने का, फिर थोड़ा आगे जाने का, सब कुछ एक मूव करने का ये मिल जाता है, जगह मिल जाता है। अभी इसका जो फ्यूल कैपेसिटी आई थिंक 13 लीटर्स है, मैंने फुल टैंक तो किया था मतलब कुछ टाइम पहले, तो रेंज मुझे दिखा रहा था अराउंड 300 के आसपास, 300-320 के आसपास रेंज दिखा रहा था मेरे को। और उन्होंने पहले बोला है शोरूम वालों ने कि पहले सर्विस तक आई गेस कुछ 26-27 मिलेगा, हाईवे पे भी, सिटी में तो 24-25 होता है। आई थिंक 28-29 के ऊपर नहीं जाएगा फर्स्ट सर्विस तक, पर फर्स्ट सर्विस के बाद जहाँ तक मैंने बाकी लोगों के भी रिव्यूज़ वगैरह देखे हैं, अराउंड 32 के आसपास तो मिल ही जाता है लोगों को। कंपनी में क्लेम किया है 35 तक, शायद 35 तक क्लेम किया है, बट 30-32 तक तो मिल जाता है हाईवे पे, और यहाँ पे मिलेगा 26-27 के आसपास। अभी के लिए जितना भी मैंने चलाया है मुझे यहाँ दिखा रहा है 26 दिखा रहा है मैंने जितना भी सिटी में चलाया है, और 150 का रेंज है अभी। ओके कूल। अरे एग्जॉस्ट भाई, एग्जॉस्ट का नोट कितना बढ़िया लगता है। पहली बार मैं बोल सकता हूँ मेरे को पहली बार किसी सिंगल सिलेंडर का आवाज़ अच्छा लगा है। ये सब्जेक्टिव हो सकता है, किसको अच्छा लगे किसी को अच्छा ना लगे, पर मुझे तो बढ़िया लगा है भाई। मतलब RR310
ठीक ठाक था। FZ तो छोड़ दो यार, तो 150cc है। और क्या था मेरे पास, हाँ स्क्रैम थ्रोटी था, ठीक है। पर ये भाई इसको आइडल में या स्लो स्पीड में चलाने में क्या गुर्र मस्त मस्त क्या मियाँ कर होता है। ओके, एंड जब थोड़ा स्पीड लेता है तब तो भाई घुर्राता है गाड़ी। देखा, बढ़िया है। लोग देखते मुड़ के। ओ, लोग मुड़ के देखने से याद आया, रोड प्रेजेंस। सो मैंने इसका नाम स्नो रखा है, एंड स्नो इज ब्यूटी मैन, ब्यूटी, इट्स अ ट्रू ब्यूटी। क्योंकि वाइट कलर मैंने गाड़ियाँ बहुत कम देखी है, और ट्रैम्प में एक्चुअली वाइट अच्छा है भाई। वाइट में जो भी स्ट्रीट ट्रिपल 765 या ट्राइडेंट जितने में वाइट में आता है ना, वही बहुत क्लासी दिखता है भाई। तो उनका वही वाइट, वही पेंट स्कीम इन लोग ने इनहेरिट किया है, तो सही तो दिखना ही था। और इसमें क्या है कि सीट ब्राउन कलर का आता है, गाड़ी वाइट कलर की आती है, और अंदर के जितने भी चैसी फ्रेम है वो सब सिल्वर ऐसा आता है। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन के निकलता है वो चीज़ का। ब्लैक ठीक है, बट इतना भाया नहीं मेरे को ब्लैक। वाइट उफ चुम्बेश्वरी। और रेड अच्छा है, रेड अच्छा है। मैट भी अच्छा दिखता है, क्योंकि पहले वाले वर्जन्स में ग्लॉसी रेड आता था, अभी मैट रेड आता है। मुझे मैट कलर नहीं चाहिए था, क्योंकि पिछले बार भी मेरा मैट था और उसमें स्क्रैचेस ईजीली आते, ईजीली स्क्रैचेस आते, दिख जाते। प्लस मैट निखरता नहीं है यार जितना ग्लॉस निकलता है। वो ग्लॉस चाहिए था तो मैंने वाइट ले लिया। हाँ, ग्लॉस रेड रहता तो मैं शायद वो लेता, पर वाइट भी बहुत अच्छा है। माई स्नो इज़ ब्यूटिफुल। ओके, हम अभी एंटर कर रहे हैं खोपोली। अभी यहाँ पे आ गए हाँ हम घाट सेक्शन में भाई। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे हैंडलिंग का, क्योंकि घाट सेक्शन है। यस, कॉर्नर्स पे कॉन्फिडेंस इंस्पायर करता है, इतना नहीं पर करता है, क्योंकि टायर दोनों टायर एक्चुअली डुअल पर्पस है, पर इसको स्वैप करना चाहिए थोड़ा अच्छे टायर्स के लिए। भाई मैन्यूअर बहुत इजीली होता है इधर उधर से, पावर बढ़िया है घाट पे ऊपर चढ़ने के लिए। 4th 5th गियर पे भी मस्त मैं चढ़ सकता हूँ ऊपर। एक चीज़ इसका थोड़ा सा ख़राब लगा, तो वो टायर भी मैनेज कर सकता है, बिकॉज ग्रिप है भाई, रोड पे ग्रिप है। ऑफ रोड का नहीं पता फ़िलहाल के लिए, पर रोड पे ग्रिप तो है, तो स्वैप नहीं भी करेंगे तो चलेगा। पर स्वैप एक चीज़ करनी है, वो है इसका ब्रेक पैड्स। अगर स्पीड 400 के ब्रेक्स लग जाए ना भाई, मज़ा आ जाएगा। इसका ब्रेक इज़ गुड फॉर ऑफ रोड, बिकॉज स्क्रैम्बलर है तो इसका ब्रेक सॉफ्ट है। स्क्रैम्बलर में सॉफ्ट ब्रेक लेना ही पड़ता है, नहीं तो आप सीधा डर्ट पे आके गिरोगे। पर ये कॉर्नर में और रोड पे इसका इशू ये है कि ये थोड़ा लेट रुकता है। मतलब अगर मैं ऐसे ब्रेक मारूंगा ना, तो फीडबैक थोड़ा इसका लेट रिस्पॉन्स है, क्योंकि स्पॉन्जी ब्रेक्स है। पूरा अंदर तक मेरे को लिवर खींचना पड़ता है, तब जाके ये कंप्लीट हॉल्ट होता हूँ। तो थोड़ा स्पॉन्जी ब्रेक्स है, जो कि नॉट आइडियल फॉर दिस काइंड ऑफ कॉर्नरिंग और सडन ब्रेक्स के लिए, नॉट आइडियल। और मैं ज़्यादा ऑफ रोड जाता हूँ नहीं, मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम रोड ओरिएंटेड ही रहेगा। आई थिंक 70% रोड 30% ऑफ रोड। तो शायद मैं इसका ब्रेक पैड स्वैप कर दूंगा स्पीड 400 से। ट्रैफिक बढ़िया है भाई इधर आज। सैटरडे को सुबह इतना ट्रैफिक। ऑफिस जा रहे हैं क्या लोग, या घर जा रहे हैं? कितना टाइम हुआ है? 7:27। वैसे मेरे को 1st 2nd गियर पे ही चढ़ाना चाहिए, बट टेस्टिंग यू नो 4th गियर तक मैं टेस्ट कर सकता हूँ। 5th गियर पे मुझे इतना भरोसा नहीं है, पर लेट्स ट्राई। मैं गया 5th गियर पे, अब देखते। अरे भाई ट्रैफिक, चलो ये टेस्टिंग बाद में ही करनी पड़ेगी। भाई सुबह सुबह लोनावला का ट्रैफिक देखो, लोग 6 बजे से निकल रहे हैं लोनावला घूमने के लिए। ये क्या है ये? और यहाँ पे तो आधी चीज़ें ब्लॉक हो चुकी है, वहाँ से गाड़ी कैसे आएगी? दिस इज़ क्रेजी ब्रो। लगता है पुणे जाने के लिए 4 बजे निकलना पड़ेगा वीकेंड पे, है ना? अभी पुणे जाने के लिए वीकेंड पे ना 3-4 बजे निकलना पड़ेगा।
हाईवे पे ट्रैफिक है, इधर ट्रैफिक है। अभी मैं जा सकता हूँ, फिर वहाँ पे फिर रोड ब्लॉक हो जाएगा। ये देखो, ये गधे यहाँ से जाके सब कुछ ब्लॉक कर देंगे। भाई एक साइड तो छोड़ दो, मैं लेफ़्ट में भी नहीं जा पा रहा हूँ। लेफ़्ट से जा सकते हैं क्या? हाँ जा रहे ना वो। नहीं, अपनी गाड़ी जाएगी क्या? लोग यहाँ से ब्लॉक कर रहे हैं, अपन यहाँ से निकलते। चलो चलो। भाई थोड़ा दरवाज़ा बंद कर दे। ओके 1 2 3 लेट्स गो। अंकल जी थोड़ा साइड हटो, थोड़ा साइड हटो, ट्रैफिक में से निकलने दो हमें। थोड़ा सा आगे दोगे? चलो थैंक्स भाई। तुम अटकते रहो भाई राइट में, हम लेफ्ट से निकलते हैं जहाँ से एक्चुअली निकलना चाहिए। चल के जा कहाँ रहे ये लोग? ओके चलो, यहाँ तक तो आ गए भाई। उस तरफ में राइट में तो पूरी गाड़ी अटकी हुई है ना, सारे बाइक्स राइट में अटके हुए। और जाओ राइट से ऑलवेज स्टे ऑन लेफ्ट। गए हम यहाँ पे सनसेट पॉइंट लोनावला, या सनराइज़ पॉइंट। हाँ राइज़ हो रहा है यहाँ से तो सनराइज़ पॉइंट। ओके सनराइज़ पॉइंट लोनावला में आ गए। स्क्रैम्बलर क्या लग रही है यार अपनी, सेक्सी नाइस। यहाँ पे 5-10 मिनट रुक जाएंगे थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे पूरा जाली लगा दिया, पहले तो जाली नहीं था इधर। और आज मैं फ़ोन वोन निकाल के कुछ ज़्यादा व्लॉग करूँगा नहीं, पूरा मोटो व्लॉग होगा। बहुत टाइम होगा मोटो व्लॉग करके, तो बहुत सही लग रहा है ये। अब बताओ मेरे को जल्दी, पिलियन रिव्यू कैसा है? अच्छा है अब तक अच्छा है। और कंफर्टेबल है कि नहीं है? ठीक है। दुख रहा है हाथ पैर? पीठ पे बोझ नहीं होने से बेटर है। हाँ बैग ऑब्वियसली नहीं लेना चाहिए, अगर ऐसे बैठते हो पीछे टॉप बॉक्स लगाने पे इजी पड़ेगा राइट। ठीक है, तो पिलियन रिव्यूज़ आउट ऑफ 10 कितना दोगे अगर आप बिना बैग के बैठोगे तो? बिना बैग के तो कंफर्टेबल है, अराउंड 9। हाँ। मतलब सीट वीट इज ठीक है, बड़ा सीट है, कंफर्ट से। दिखाओ सीट एक बार खोल के, ये ऊपर करो। तो अगर आप सीट देख सकते हो तो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, ज़्यादा फर्म नहीं है, मेरे को बैलेंस लगता है ये सीट। तो काफ़ी सीट बढ़िया लग रहा है। बैग मत लेना पीछे, पर बाकी का टैंक बैग ठीक है। पीछे टॉप बॉक्स में अगर सामान रहेगा तो बेस्ट है। अगर एवी हम लोग जाते हैं राइड के लिए तब भी बेस्ट है, पर आप टॉप बॉक्स के साथ 7-8 घंटा बैठ सकते हो, बैग के साथ इतना नहीं राइट। बैग के साथ आपको हर 1-2 घंटे में तो लेना पड़ेगा ब्रेक। तो ये है पिलियन रिव्यू, गुड फॉर पिलियन एक्चुअली। अबे ये लोग क्यों ये लाइन क्रॉस करके पूरा करके आते हैं कार में यार? बाइक ठीक है, एक तो ऐसे घाट रोड है, क्या गधों की तरह चलाते हैं ना लोग। भाई लाइन में आओ, सबको चांस मिलेगा। कार वालों को दिमाग नहीं है यहाँ पे। ये देखो, अरे भाई कितने लाइन बनाओगे बे? चार 5 लाइन बना लो। एक काम करो, वहां तक चढ़ जाओ, लेफ्ट तक पूरा। रैंटिंग मोड एक्टिवेटेड सुबह सुबह भाई सुबह इतना भीड़, वीकेंड पे लोग पागल हो रहे भाई। विंटर सीजन में यहाँ पे सब लोग वही सोचे कि सुबह सुबह खाली खाली में देख लेते हैं। सब लोग वही सोचते हैं, सब लोग सुबह आते हैं और सब लोगों को ही ट्रैफिक मिलता है मतलब तब दोपहर को खाली हो जाएगा सुबह इतना ट्रैफिक है। तो ये है एक्चुअली 40 हॉर्स पावर एंड 37.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ये जो पावर है ये फील होता है एक्चुअली 40 हॉर्सेस। इसका जो नेचर है बाइक का वो है कि लीनियंट पावर देता है ये। जैसे गुरिल्ला वगैरह क्या है कि वो
बहुत पहले से उनके पास ज़्यादा एक्सेलरेशन पावर है, पर इसका एक्सेलरेशन इतना ब्रूटल नहीं है, लीनियर एक्सेलरेशन है। तो फिर इसका फ़ायदा ये है कि सिटी में या फिर जब भी अपने को आराम से चलाना है तब ये गाड़ी एकदम शांत है भाई, एकदम वेल बिहेव्ड, जस्ट लाइक अ वेल बिहेव्ड किड। पर जैसे थ्रॉटल खोलते हो, मैंने नीचे किया और मैंने थ्रॉटल खोला, ये भागना शुरू, ये क्रेजी पुल लेता है, ऐसे बहुत क्रेजी पुल लेता है, राइट। तो जो पावर है वो फील होता है और एक्सेलरेशन एकदम लीनियर है, तो बहुत बढ़िया है। एंड टॉर्क भी इसका काफ़ी पंची, मिड रेंज इसका अच्छा है ज़्यादा, टॉप एंड इतना खास नहीं है, टॉप एंड थोड़ा फ्लैट है कि 160 तक जाता है, उसके बाद फिर इतना खींचेगा नहीं, 150 to 160 जाएगा। अब वो भी डिपेंड करता है कि विंड ड्रैग कैसा है, उस सब पे डिपेंड करता है। वो 160 के ऊपर मैंने जाते देखा भी नहीं है इसको, मैंने इसको लास्ट 140 खींचा है, ईजिली पहुंच जाता है 140, बहुत ईजिली पहुंच जाता है, वो भी विदाउट विंडशील्ड। तो एक्सेलरेशन अच्छा है, मिड रेंज बहुत बढ़िया है। एक बार आप 7-8,000 RPM क्रॉस होता है तो बहुत गंदा पावर आता है, मतलब पावर इसका ऐसे 2-3 हज़ार के ऊपर ही पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा पावर। पर जो पंच आता है वो भी 5-6 के ऊपर आता है, बहुत सही आता है। पर अभी तो आई थिंक मेरे को लगता है रेव लिमिटर है फर्स्ट सर्विस तक, इसलिए 10,000 RPM तक नहीं पहुंच रहे, पर पहुंचना तो चाहिए। रेव लिमिटर शायद हट जाएगा पहले सर्विसिंग के बाद, उसके बाद इसका टॉप एंड चेक करेंगे, क्योंकि अभी वैसे भी 7,500 के ऊपर रिकमेंडेड नहीं है, 7,500 RPM के ऊपर, मतलब आप 120 तक चलाओ, उसके ऊपर चलाओगे तो इंजन में स्ट्रेस आएगा क्योंकि ब्रेक इन पीरियड चल रहा है। तो भाई पावर तो अच्छा खासा है इसमें। तो फीचर्स की बात कर लेते हैं अब। राइडिंग मोड्स नहीं आता, पूरा रॉ है भाई, 2 राइडिंग मोड्स के हिसाब से रॉ है, पर फीचर्स और 2 है इसमें, वो है ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ऑफ रोड मोड ऑन ऑफ, मतलब आपका रियर ABS स्विचेबल है, ट्रैक्शन कंट्रोल स्विचेबल है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल वही है, अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि अगर आपका टायर स्किड होता है, स्लिप होता है, तो फिर पावर कट कर देगा, तो ये बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है। और ट्रैक्शन कंट्रोल में हमेशा प्रेफर करता हूँ कि रोड पे तो ऑन ही रहे हमेशा। और ऑफ रोड मोड में क्या होता है कि पीछे का जो ABS है वो स्विच ऑफ कर सकते हैं आप, ताकि ऑफ रोड पे अच्छा चले गाड़ी, ABS ये नहीं होगा, इंट्रूसिव नहीं होगा। तो टायर लॉक करके आप थोड़ा स्किड करके मड़ी इसमें या फिर किसी इसमें अच्छे से चला सकते हो ऑफ रोड में। और अभी हम आते हैं ट्रायम्फ के सर्विस पे, ठीक है। तो पहला सर्विसिंग होगा, उसके बाद ही इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए इसका सर्विसिंग ऐसा है कि फर्स्ट सर्विस 1000 किलोमीटर्स और एल्स 1 मंथ, नो सॉरी व्हाट 1 मंथ, 45 डेज़ या फिर 1000 किलोमीटर्स, इसका फर्स्ट सर्विस है। नेक्स्ट जो सर्विस होगा वो 16,000 किलोमीटर्स पे होगा, तो एवरी 16,000 किलोमीटर्स पे पहला सर्विस, मतलब सेकंड सर्विस, फिर अगला 32,000 किलोमीटर्स पे। तो सर्विस इंटरवल बहुत लंबा है और ट्रैम्प क्लेम करता है कि 16,000 तक कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। 16,000 मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है पर स्टिल मैं शायद से 13-14,000 में ज़रूरत पड़ेगा तो तभी मैं करा लूँगा। उन्होंने शोरूम वालों ने बोला कि सर्विसिंग का कॉस्ट पहला सर्विस के कुछ 1,500-2,000 के आसपास पड़ेगा, बाकी के सर्विसिंग कॉस्ट हमेशा 4,000 4,500 ऐसा कुछ पड़ना चाहिए, 4 से 5 के बीच में पड़ना चाहिए सर्विसिंग का कॉस्ट। सर्विस सेंटर्स इतने हैं नहीं इंडिया में ऑब्वियसली ट्रायम्फ का, इसको ऐप से सर्विस बुक करना पड़ता है, तो ज़्यादा बाइक्स भी नहीं है ना लोगों के पास, तो इतना टाइम लगना भी नहीं चाहिए, जैसे कि रॉयल एनफील्ड में बहुत टाइम लग जाता था भाई, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, फटफट हो जाएगा। पर वही है कि आप अगर सिटी में रहते हो आपके लिए बहुत इजी है, अगर आप कोई 3rd tier सिटी में रहते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है मिलना ट्रायम्फ सर्विस सेंटर। ये था मेरा पहला मोटो व्लॉग ऑन दिस स्क्रैम्बलर 400X। ये है था इनिशियल इम्प्रेशंस, डिटेल रिव्यू आएगा आगे, थोड़ा 1000 किलोमीटर कर लूँ उसके बाद मैं इसको डिटेल में बात कर सकता हूँ कि डिटेल रिव्यू कब आएगा। उसके बाद आएगा टूरिंग रिव्यू, लॉन्ग टर्म रिव्यू, बहुत सारे चीज़ें आनी बाकी है। इसका PPF करवाना है वो आएगा, इसका टूरिंग के लिए रेडी करना है वो आएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और
आपको कुछ भी क्वेश्चंस रहे आप नीचे लिख दीजिए, मैं उस हिसाब से इसमें लिखता रहूँगा, आंसर करता रहूँगा जितना भी मेरा एक्सपीरियंस बनता जाएगा इस गाड़ी पे। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, नए हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।